प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं सीके हिंदी वर्ल्ड। सीके हिंदी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सीके हिंदी वर्ल्ड के अंतर्गत यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल जो भी पाठ्यक्रम है उससे संबंधित उसके पाठ्यक्रम में शामिल सभी रचनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी जो डेमो क्लास चल रही है इसमें पहले पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम हल करवा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। इसके पहले जो पहला सेशन हुआ था, जो पहली डेमो क्लास चली थी, उसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करवाई गई थी। इस सेशन में भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करवाई जाएगी। आप लगातार जुड़े रहें। डेमो क्लास पूर्ण होने के उपरांत हम यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल सभी रचनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सबसे पहले डिटेल से पढ़ाएंगे। उसके बाद उन पर प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप लगातार सीके हिंदी वर्ल्ड से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो हम चलते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप लगातार जुड़े रहें। इसमें हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? पहला प्रश्न है हमारे पास कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? हमारे पास विकल्प है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और किसी सप्तक में नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। अब हम देख लेते हैं तार सप्तक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, 1943 में। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगजेय जी थे। ठीक है, तार सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया गया था। 7 कवियों के होने के कारण ही ये पूरी श्रृंखला सप्तक के नाम से जानी जाती है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। अब इसमें हम देख लेते हैं कि मुक्तिबोध के अलावा अन्य कवि कौन कौन से थे। पहले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध थे, तो दूसरा कवि कौन था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां कवि कौन था। हम देख लेते हैं पहला कवि तो हो जाते हैं मुक्तिबोध जी। पहले कवि के रूप में आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध पहले कवि हैं। दूसरे कवि कौन है? दूसरे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं नेमिचंद्र जैन। दूसरे कवि हैं नेमिचंद्र जैन। दूसरे कवि हैं नेमिचंद्र जैन। और तीसरे कवि के रूप में है भारत भूषण अग्रवाल। तीसरे कवि के रूप में कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। चौथे कवि के रूप में जो हमारे सामने आते हैं वो है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। पांचवें कवि के रूप में जो हमारे सामने आते हैं वो है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। छठवें कवि के रूप में तार सप्तक के छठवें कवि के रूप में जो हमारे सामने आते हैं वो हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और जो 7वें कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, ये 7वें कवि के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगजेय जी, संपादक जो थे तार सप्तक के, वो स्वयं थे 7वें कवि के रूप में। इस प्रकार पहले कवि हैं मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अगजेय। तार सप्तक में शामिल 7 कवियों के नाम इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुए थे। तो दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जब प्रकाशित हुए थे तो उनका समय था, दूसरा सप्तक है 1951 में, दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में और तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में, 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और एक और सप्तक है चौथा सप्तक, तो चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में ये चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ था, चौथा सप्तक।
चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में, 1979। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दूसरे सप्तक में और कौन कौन, दूसरे सप्तक में भी कौन कौन से कवि शामिल थे। तो दूसरे सप्तक के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। दूसरा सप्तक, यहाँ देखते हैं दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। इसके भी संपादक कौन थे? अजय। इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया था? 7। पहले कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। पहले कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरे कवि कौन है? पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे कवि हैं शकुंत माथुर। दूसरे कवि कौन है? शकुंत माथुर। और तीसरे कवि कौन है? तीसरे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं हरि नारायण व्यास। हरि नारायण व्यास। चौथे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। चौथे कवि के रूप में जो हमारे सामने आते हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। पांचवें कवि के रूप में, दूसरे सप्तक के पांचवें कवि के रूप में जो हमारे सामने आते हैं वो है नरेश मेहता। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, नरेश मेहता। नरेश मेहता के बारे में कई बार पूछा गया है किस सप्तक में शामिल है नरेश मेहता। छठवें कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं रघुवीर सहाय। छठवें कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं रघुवीर सहाय। और फिर लास्ट और सातवें कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। ठीक है, इस प्रकार से दूसरे सप्तक में 7 कवियों के नाम इस तरह से हैं। पहले कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरे हरिनारायण, दूसरे शकुंत माथुर, तीसरे हरिनारायण व्यास, चौथे शमशेर बहादुर सिंह, पांचवें नरेश मेहता, छठवें रघुवीर सहाय और सातवें अंतिम धर्मवीर भारती। इसमें से नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे सप्तक में शामिल है और कौन दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है। दूसरे सप्तक में एक और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि शकुंत माथुर कवयित्री हैं। कवयित्री हैं शकुंत माथुर। दूसरे सप्तक में कवियत्री का प्रवेश होता है, पहले सप्तक में कोई भी स्त्री लेखिका नहीं थी। ठीक है, दूसरे सप्तक में आती हैं शकुंत माथुर और तीसरे सप्तक में फिर आगे आएंगी कीर्ति चौधरी। तो हम तीसरे सप्तक के बारे में भी देख लेते हैं, तीसरे सप्तक में कौन कौन से रचनाकार शामिल हैं। तो तीसरा सप्तक देख लेते हैं। तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब होता है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन होता है 1959 में। 1959 में इसका प्रकाशन होता है। इसके संपादक कौन होते हैं? इसके भी संपादक अजय होते हैं। इसमें भी 7 कवियों को शामिल किया जाता है। पहले कवि कौन है? तीसरे सप्तक के पहले कवि कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। दूसरे कवि के रूप में कौन है? कीर्ति चौधरी। ये कवित्री हैं कीर्ति चौधरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे सप्तक में कवित्री कौन थी? शकुंत माथुर और तीसरे में कीर्ति चौधरी। तीसरे कवि के रूप में कौन शामिल है तीसरे सप्तक में? मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन। चौथे कवि के रूप में कौन शामिल है? चौथे कवि के रूप में शामिल है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। पांचवें कवि के रूप में कौन शामिल है? तीसरे सप्तक के पांचवें कवि के रूप में शामिल है कुंवर नारायण। तीसरे सप्तक के पांचवें कवि के रूप में शामिल है कुंवर नारायण। छठवें कवि के रूप में शामिल होते हैं विजय देव नारायण शाही। बहुत महत्वपूर्ण नाम, विजय देव नारायण शाही। कुंवर नारायण और विजय देव नारायण शाही के बारे में सवाल पूछा जाता है कि किस सप्तक के कवि हैं। तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। विकल्प दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे सप्तक में शामिल है? कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तीसरे सप्तक में शामिल कवि हैं। सातवां सवाल, सातवें कवि के रूप में तीसरे सप्तक में कौन शामिल है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
सातवें कवि के रूप में तीसरे सप्तक में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक और कंफ्यूजन न होने पाए आप लोगों को, हमेशा याद रखिएगा केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक में शामिल हैं। केदारनाथ अग्रवाल किसी भी सप्तक में शामिल नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल किसी भी सप्तक में शामिल नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में कंफ्यूजन हो सकता है। तो केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक में है, केदारनाथ अग्रवाल किसी भी सप्तक में नहीं है, ठीक है। और तीसरे सप्तक में जो कवित्री है वो शामिल है कीर्ति चौधरी। कुंवर नारायण महत्वपूर्ण नाम है, विजय देव नारायण शाही महत्वपूर्ण नाम है, ये सबको याद रखिएगा। अब इस सेशन के अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इस सेशन का दूसरा प्रश्न कौन सा है? अंधा युग में कितने अंक हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अंधा युग में कितने अंक हैं? ठीक है, विकल्प है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अंधा युग में 5 अंक हैं। अंधा युग में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। अब देख लीजिए पांचों अंक कौन कौन से हैं। अंधा युग में 5 अंक हैं, तो पांचों अंक कौन कौन से हैं? पहला अंक है उसका नाम क्या है? कौरव नगरी। पहले अंक का नाम क्या है? कौरव नगरी। कौरव नगरी। दूसरे अंक का नाम क्या है? दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। पशु का उदय। इसको क्रम से याद रखिएगा। क्रम से पूछा जाता है कि अंधा युग के पांचों अंकों को क्रम से लगाइए। पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा और पांचवा कौन था, इसको क्रम से लगाना होता है। तो कौरव नगरी हो गया पहला, पशु का उदय हो गया दूसरा, और तीसरा कौन सा अंक है? तीसरा है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। और उसके बाद चौथा अंक कौन सा है? चौथा अंक कौन सा है? चौथा अंक है गांधारी का साप। गांधारी का साप चौथा अंक है, गांधारी का साप। उसके बाद पांचवा और अंतिम अंक कौन सा है? विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है, इस प्रकार से अंधा युग के ये पांचों अंक आपके सामने हैं। और इन पांचों अंकों में से कौन पहले है कौन बाद में है, ये सब याद रखना है। 5 अंक हैं तो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का साप, विजय क्रमिक आत्महत्या, ये 5 अंक हैं। तो लेकिन हमेशा याद रखना है कि कौरव नगरी पहले स्थान पर है, पहला अंक है, पशु का उदय दूसरा अंक है, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य तीसरा है, गांधारी का साप चौथा है और विजय क्रमिक आत्महत्या 5वां अंक है। ठीक है, अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है उसको भी हम देख लेते हैं। वो ये है कि अंधा युग का प्रकाशन कब होता है? 1954 में। अंधा युग का प्रकाशन कब होता है? 1954 में। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग का प्रकाशन कब होता है? 1954 में। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती किस सप्तक में शामिल है? ऊपर मैं बता चुका हूं, धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक में शामिल है। दूसरे सप्तक में धर्मवीर भारती शामिल है, ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद इन पांचों अंकों में, अंधा युग के इन पांचों अंकों के अलावा और भी अंधा युग में कुछ है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अंक से भी पहले अंधा युग की स्थापना होती है। पहले अंक कौरव नगरी से भी पहले अंधा युग की स्थापना होती है। उसके बाद पहले, दूसरे और तीसरे अंक के बाद यहाँ पर छोटा सा अंतराल होता है। तीसरे अंक के बाद क्या होता है? अंतराल। और उस अंतराल में नाम क्या होता है? पंख, पहिए और पट्टियां। पंख, पहिए और पट्टियां। पंख, पहिए और पट्टियां। ठीक है, ये अंतराल में होता है। उसके बाद 5वें अंक के बाद, चौथे और 5वें, सबसे लास्ट में 5वें अंक के बाद होता है समापन। क्या होता है? समापन। समापन किसके साथ होता है? प्रभु की मृत्यु, श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अंधा युग में टोटल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का साप और विजय क्रमिक आत्महत्या। लेकिन कुल मिलाकर इसके 8 भाग हैं। स्थापना से लेकर के, यहाँ स्थापना से लेकर के सबसे लास्ट में स्थापना से लेते हुए सबसे लास्ट में समापन तक मिलाइए तो इसमें कितने भाग हो जाते हैं? टोटल कुल मिलाकर के इसमें 8 भाग हो जाते हैं। ठीक है, मिलाकर के इसमें कितने भाग हो जाते हैं? 8 भाग। 5 अंक और 8 भाग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के सेशन के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
तीसरा प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? इसका मतलब आप याद रखिए, प्रश्न में पूछा गया है रोटी और संसद, धूमिल ने कितना आदमियों का जिक्र किया है? तो धूमिल और रोटी और संसद नाम कविता किसकी है? धूमिल की बहुत प्रसिद्ध कविता है, छोटी सी कविता है, इसको याद रखिए कि धूमिल ने कितने आदमियों का जिक्र किया है रोटी और संसद में। ठीक है, तो रोटी और संसद में धूमिल ने 3 आदमियों का जिक्र किया है। आपके पास विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो रोटी और संसद में धूमिल ने 3 आदमियों का जिक्र किया है। सही उत्तर हो जाएगा 3। उनकी प्रसिद्ध कविता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक आदमी और है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से सिर्फ खेलता है। यह तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश की संसद भवन है। एक आदमी है जो रोटी बेलने वाला है, एक आदमी है जो रोटी बेलने वाला है, और दूसरा आदमी है जो रोटी खाने वाला है, दूसरा आदमी है जो रोटी खाने वाला है। एक तीसरा आदमी भी है, इन दो लोगों के अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी को बेलता है न रोटी को खाता है, वह सिर्फ क्या करता है? रोटी से खेलता है। उसके बारे में धूमिल पूछते हैं, मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? और कहते हैं कि हमारे देश की संसद मौन है। तो 2 और 1 3, कुल मिलाकर के 3 आदमियों का जिक्र इस रोटी और संसद कविता में धूमिल जी ने किया है। ठीक है, अब हम इस सेशन के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालिंदी चरण का संबंध किस कहानी से है? कालिंदी चरण का संबंध किस कहानी से है? आपके पास विकल्प है पत्नी, आकाशदीप, कफन और पंच परमेश्वर। कालिंदी चरण का संबंध किस कहानी से है? कालिंदी चरण का संबंध है पत्नी कहानी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी। पत्नी कहानी का समय कब है? 1936 ईस्वी में। 1936 की कहानी है। इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र। इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र। ठीक है, इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो जैनेन्द्र है पत्नी कहानी के लेखक। इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक है कालिंदी चरण और दूसरा है उसकी पत्नी। जो पत्नी कहानी है इसमें 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं, दोनों पति पत्नी हैं। तो पति का नाम क्या होता है? ऊपर प्रश्न में लिखा गया है कालिंदी चरण, कालिंदी चरण, और पत्नी का नाम क्या होता है? सुनंदा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्नी कहानी में पत्नी का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? सुनंदा। ठीक है, आगे वाले विकल्पों पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आगे जो विकल्प दिए गए हैं उनके डिटेल से क्या होता है। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप का समय कब है? 1928। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। ठीक है, इस पर याद रखिएगा। अब कफन और पंच परमेश्वर, कफन और पंच परमेश्वर दोनों कहानियों के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, कफन और पंच परमेश्वर दोनों कहानियों के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, बनारस के लमही में। ठीक है, इस पर याद रखिएगा। आगे प्रश्न अगला देखते हैं। च का उच्चारण स्थान कौन सा है? सरल सा प्रश्न है, सिंपल है। च का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य है। च, छ, ज, झ सब क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। अगले प्रश्न की ओर। नागमती का संबंध किस रचना से है? नागमती का संबंध किस रचना से है? रामचरितमानस से है कि पद्मावत से है, कामायनी से है कि प्रिय प्रवास से है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नागमती का संबंध पद्मावत से है। ठीक है, नागमती का संबंध पद्मावत से है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत का रचना काल कब है? पद्मावत का रचना काल है 1540 ईस्वी में। पद्मावत का रचना काल कब है? 1540 ईस्वी में। अन्य के बारे में देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना काल क्यों है? गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी हैं इसके लेखक, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, और रामचरितमानस का रचना काल कब है? रामचरितमानस का रचना काल है 1574। संवत 1631 कथा करम हरिपद धर सीसा। संवत 1631। संवत 1631 कथा करम हरिपद धर सीसा मानस में पंक्ति आती है। तो 1574 ईस्वी में रामचरितमानस का रचना काल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कामायनी आती है। कामायनी का रचना काल कब है? 1936 में इसका प्रकाशन होता है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर
प्रसाद। ये शंकर प्रसाद जी इस कामायनी के रचनाकार है। महाकाव्य है, आधुनिक युग का सबसे प्यारा महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? चिंता सर्ग है। कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? चिंता है। और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। ठीक है, कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। इसको याद रखिए। कामायनी के 15 सर्गों को लगातार याद रखिए, पहले से लेकर के अंतिम तक का। इसके क्रमों के बारे में जानकारी पूछी जाती है कि पहला सर्ग कौन सा है, दूसरा कौन है, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है। तो देख लेते हैं पहले से लेकर आखिरी तक। इसका पहला सर्ग कौन सा है कामायनी का? तो कामायनी के जो सर्ग हैं उनमें से पहला सर्ग क्या है? चिंता। चिंता। दूसरा है आशा। चिंता, आशा, श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा। उसके बाद काम, वासना, लज्जा। काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। फिर है कर्म। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। फिर है स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्रम में याद रखेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। सबसे अंतिम में कौन है? आनंद। सबसे पहला कौन है? चिंता। ठीक है, इस प्रकार से कामायनी में 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों को याद रखिए। कामायनी का प्रकाशन 1936 में। रचनाकार है शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। हम बता ही दिए हैं। अब देखते हैं अगला जो विकल्प है प्री प्रवास। प्री प्रवास के बारे में जान लेते हैं। प्री प्रवास का रचना काल कब है? 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। 1909 से लेकर के 1913 तक इसका लेखन कार्य चलता है। 1909 से लेकर के 1913 तक और 1914 में इसका प्रकाशन होता है। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके रचनाकार हैं। आधुनिक हिंदी जो खड़ी बोली महाकाव्यों की परंपरा है, खड़ी बोली में, आधुनिक खड़ी बोली में ये पहला महाकाव्य है प्री प्रवास। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है प्री प्रवास। इसका प्रकाशन 1914 में होता है। हरिऔध जी ने इसे लिखा था। इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में हरिऔध जी का जन्म हुआ था। और इस प्री प्रवास में कितने सर्ग हैं? सर्गों की संख्या कितनी है? 17। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है, और प्री प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? 17। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा। पद्मावत को 57 खंड है, कामायनी में 15 सर्ग हैं, प्री प्रवास में 17 सर्ग हैं, रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस के पहले कांड का नाम क्या है? बालकांड। रामचरितमानस के पहले कांड का नाम क्या है? बालकांड। रामचरितमानस का अंतिम कांड क्या है? उत्तरकांड। ठीक है, तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा। आगे के प्रश्न जब लगातार आते रहेंगे तो इन प्रश्नों में फिर हो सकता है प्रश्न रिपीट होंगे, तो फिर डिटेल करवाएंगे। ये डेमो क्लास है, आगे की कक्षाओं में इनके बारे में सबसे डिटेल से पढ़ाई जाएगी। उसके बाद भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है, आपके पास विकल्प है, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुक्तिवाद। भुक्तिवाद या फिर इसको भोगवाद भी कहा जाता है, भुक्तिवाद या भोगवाद। तो भट्ट नायक के सिद्धांत का क्या नाम है? भुक्तिवाद या भोगवाद। और यह किस दार्शनिक मत से प्रभावित है? सांख्य दर्शन से। ठीक है, भट्ट नायक किस दार्शनिक मत से प्रभावित है? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से प्रभावित है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो अन्य नाम आए हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनके बारे में अनुमितिवाद और उत्पत्तिवाद। तो देख लेते हैं उत्पत्तिवाद का संबंध किस रचनाकार से है? तो उत्पत्तिवाद का संबंध सबसे पहले उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था भट्ट लोलट ने। इसको याद रखिएगा, भट्ट लोलट। ठीक है, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था भट्ट लोलट ने। और ये किस दार्शनिक मत से? इनका दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। इनका दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। इनका दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद अनुमितिवाद के आधार पर किसने व्याख्या की थी भरत मुनि के रस सूत्र की? तो अनुमितिवाद के अनुसार व्याख्या की थी श्री शंकुक ने। किसने किया था? श्री शंकुक जी ने किया था, श्री शंकुक। ठीक है, श्री शंकुक। और शंकुक के दार्शनिक मत का नाम क्या है? श्री शंकुक के दार्शनिक मत का नाम है न्याय दर्शन।
ये न्याय दर्शन पर आधारित अपने सिद्धांत को बनाते हैं। न्याय दर्शन इन्होंने ही चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है? श्री शंकुक से ही है। ठीक है, उसके बाद अभिव्यक्तिवाद के पास आते हैं। अभिव्यक्तिवाद किसकी व्याख्या? अभिव्यक्तिवाद के अनुसार कौन व्याख्या करता है भरत मुनि के रस सूत्र की? तो ये व्याख्या करते हैं अभिनव गुप्त। कौन करते हैं? अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत कौन सा है? शैव दर्शन। उनका दार्शनिक मत कौन सा है? शैव दर्शन। ठीक है, तो इस प्रकार इन व्याख्याकारों का नाम दे देगा और फिर उनके दार्शनिक मत को दे देगा एक तरफ और कहेगा इनको सही जोड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो सही जोड़ा आप ऐसे बना लेंगे, उनका नाम और उनके दार्शनिक मत को जानते रहेंगे तो सही जोड़ा मिला लेंगे। और भरत मुनि के जो रस सूत्र की व्याख्या है उसको किस आधार पर किए हैं? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, मुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद, तो उसके आधार पर भी आप सही जोड़ा मिला लेंगे। इन 3 प्रकार के प्रश्नों को आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? आपके पास विकल्प है कहानी, नाटक, आत्मकथा, रेखा चित्र। एक कहानी यह भी, इसका प्रकाशन होता है 2007 में। तो ये किस विधा की रचना है? आत्मकथात्मक है, आत्मकथा है ये रचना। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं आज। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? चिंतामणि निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह है। किसके निबंधों का संकलन है? आपके पास विकल्प है जय प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। इसमें कितने निबंधों को शामिल किया गया है? 17 निबंधों को इसमें शामिल किया गया है। 17 निबंधों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और 17 निबंधों में से जो पहला निबंध है, 17 निबंधों में से जो पहला निबंध है उसका नाम है, उसका शीर्षक है भाव या मनोविकार। ठीक है, क्या नाम है उसका? भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार पहला निबंध है। और दूसरा निबंध कौन सा है? उत्साह। दूसरा निबंध कौन सा है? उत्साह। तीसरा निबंध कौन सा है? शुक्ल जी का श्रद्धा भक्ति, जो बहुत बार पढ़ा जाता है, पूछा जाता है। ये कौन सा निबंध है? श्रद्धा भक्ति। चौथा निबंध कौन सा है? करुणा। चौथा निबंध कौन सा है? करुणा। पांचवा निबंध कौन सा है? लज्जा और ग्लानि। पांचवा निबंध कौन सा है? लज्जा और ग्लानि। लज्जा और ग्लानि। छठवां निबंध कौन सा है? छठवां निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने जो चिंतामणि में संग्रहित है। चिंतामणि में छठवां है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति। ठीक है, लोभ और प्रीति। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके 17 निबंध पूरी तरह से, आगे और भी हम पढ़ाते समय उसको बताएंगे। लेकिन अभी और भी देख लीजिए कि कविता क्या है, जो निबंध है, जो बहुत महत्वपूर्ण निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। कविता क्या है? कविता क्या है? कविता क्या है निबंध भी इसी चिंतामणि में संग्रहित है। कविता क्या है? ठीक है, तो कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण निबंध चिंतामणि में संकलित है 17 निबंधों के साथ। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पद्मावत है, रामचरितमानस है, कामायनी है, परिप्रवास है। तो ऊपर के प्रश्न में कहीं आया था, मैंने बताया आपको। पद्मावत का रचना काल कब माना जाता है? 1540। रामचरितमानस का रचना काल कब माना जाता है? 1574। कामायनी का रचना काल है 1936 ईस्वी और परिप्रवास का रचना काल है 1914 ईस्वी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? पद्मावत। पद्मावत, फिर रामचरितमानस 74, फिर 1900, फिर उसके बाद आता है परिप्रवास 1914, फिर चौथे नंबर पर आता है कामायनी 1936। ठीक है, तो ऐसे आएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम दिए गए रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके रचनाकारों का नाम भी जान लेते हैं कि इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ऊपर बताया है अभी मैंने, जयशंकर प्रसाद। और परिप्रवास के रचनाकार कौन है? ये भी ऊपर आ चुका है, ऊपर के प्रश्न में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
ठीक है, हरी अवधि। तो ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे फिर हम ऐसे प्रश्नों को करवाते रहेंगे, 1-2 डेमो क्लास और चलेगी। उसके बाद सिलेबस में शामिल जो भी रचनाएं होंगी, सिलेबस में जितनी भी रचनाएं शामिल हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा और एक एक रचना के बारे में एक एक प्रश्नोत्तरी अलग से कराई जाएगी। अभी ये आपका डेमो क्लास है, अभी डेमो चल रहा है। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा, एक एक रचना के बारे में, हर रचना के बारे में अलग से क्लास होगी और हर रचना के बारे में अलग से प्रश्नोत्तरी होगी, जो आदिकाल से लेकर के हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जो बहुत महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह और अन्य आलोचकों के हवाले से जितने भी कथन कहे गए हैं, जो महत्वपूर्ण कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कथन और कारण के साथ उन सबको ठीक से डिटेल से बताया जाएगा और फिर उन पर प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी, आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लगातार इस सेशन से जुड़े रहें, सीके हिंदी वर्ल्ड से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।